हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग मैथ का 2 मार्क्स वाला जो पार्ट 4 लेकर के आ गए हैं। और दोस्तों अगर पहले का वीडियो यानी पार्ट 3 तक वीडियो देख लिए होंगे तो आज जो भी मैथ करवाएंगे तो इस मैथ में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो पहले का रिवीजन करने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने ऐसा प्रश्न जानबूझ के डाला है ताकि पिछले वाले भी मैथ का रिवीजन इस वीडियो में कुछ कुछ हो सके। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आप लोग को जरूर मिलेंगे, तो पहले का वीडियो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 का शून्य ज्ञात करना है। तो ऐसा प्रश्न मैंने पहले के वीडियो में करवा चुका हूँ। शून्य ज्ञात करने का जब भी बात है सबसे पहले आपको फैक्टर इसका तोड़ना है। इसका पहले आप गुणनखंड तोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ 6x², पहले जो प्रश्न उसको लिख लीजिए 6x² - 7x - 3, और इसको आप गुणनखंड तोड़िए। कितना पर टूटेगा, 6 में 3 से गुना करिए, 6 × 3 = 18 हो गया। ठीक है, मतलब गुना करने पर 18 और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए 9 और 2 पे टूट रहा है। ठीक है, 9 2 पे मतलब -9x और +2x, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और -3। खैर फैक्टर तो आप लोग को पता होगा, बस आप लोग को ये समझना है कि शून्य जब भी बोलेगा तो यहाँ पे आप लोग को फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, दो पार्ट बढ़ जाता है, 2 इधर 2 इधर। अभी दोनों में कॉमन कितना है, देखिए दोनों में है जो 3 से कट जाएगा तो 3 कॉमन हो जाएगा, और दोनों में x भी शामिल है तो 1x निकल जाएगा, तो बचेगा 3 दूना 6x। क्योंकि जितना कॉमन लेते हैं उससे दोनों में डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 3 × 9 सिर्फ 3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना, प्लस, इसमें कोई कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए, बट कॉमन है नहीं, तो जब कॉमन नहीं रहेगा तो 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 छुपा हुआ रहता है। उसके बाद जब 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाला सब उसी प्रकार लिख देना है। ठीक है, तो क्या बचा 3x + 1, बाहर वाले को एक साथ और अंदर वाले को एक साथ, और बराबर आपको कर देना है 0। अब यहाँ पे करना क्या है कि सबको अलग अलग कर देना है, यानी 3x + 1 = 0, और एक बार करना है 2x - 3 = 0। तो 2x = 3 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा प्लस में, तो इस तरफ -1, तो x बराबर -1/3। और आपसे पूछा तो शून्य, तो ही आपका 2 शून्य हो जाएगा, एक x/3, और मतलब एक वैल्यू हो जाएगा -1/3 और अगला वैल्यू हो जाएगा 3/2। तो इसी प्रकार का प्रश्न है। पहले का 45 क्वेश्चन बना हुआ है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 46 लिखा है, क्योंकि 3 पार्ट बना हुआ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग पहले का वीडियो भी जरूर देख लेना। और इतना उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप लोग पहले का वीडियो देख लेंगे तो इसी तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, ज़्यादा हार्ड कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, इतना का मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना। कुछ हार्ड प्रश्न है नहीं। ठीक है, इसको समझिए क्या कह रहा है, √3x² + 8x और +4√3, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, बराबर 0। ठीक है, मूलों का योग बोल रहा है, तो मूल जो होता है द्विघात समीकरण में, क्योंकि देखिए पावर 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में मूल 2 होता है, एक आपका अल्फा होता है और दूसरा आपका बीटा होता है, यही 2 मूल होता है। तो बस यही दोनों का तो आंसर पूछ रहा है, एक अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, एक अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है पहले समझिए, पहले जो प्रश्न है उसको आप लिख लो, उसके बाद यहाँ से ए बी का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान सिर्फ 8 हो जाएगा, और सी का मान जो पूरा अंक रहता है उसको लिख देते हैं। ए बी सी निकाल लिए। क्या बोला है, मूलों का योगफल। तो मूल मेरा याद रखिएगा, मूल एक अल्फा होता है, एक आपका बीटा होता है। तो मतलब एक निकालना है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल ही ना निकालना है। और फिर क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, यही 2 को आपको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो माइनस का माइनस, b का वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है और a का वैल्यू √3 है, तो -8/√3 हो जाएगा। अगर इसको परमेकरण करेंगे तो परमेकरण भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी आंसर आप रहने दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा, तो c/a करेंगे, तो c का वैल्यू कितना है, 4√3 है, देख के यहाँ पे लिख देना है। और a का वैल्यू आपका √3 है, √3 से √3 खत्म, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका एक वैल्यू ये हो जाएगा, एक वैल्यू ये हो जाएगा। बताइए कितना ईजी है। इसी तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा, एकदम आएगा, 100% श्योर है। सेंटअप एग्जाम हाफ ईयरली तब खैर एग्जाम हुआ भी नहीं होगा, अगर हाफ ईयरली भी एग्जाम दोगे तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आप लोग जरूर बना के देखिएगा, एकदम आएगा तो आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किसी संख्या और उसके बीच क्रम का योग 10/3 है। मतलब कोई भी संख्या है और उसी संख्या को उल्टा कर देते हैं और तब जोड़ते हैं ना, तो उसका वैल्यू 10/3 होता है। कहाँ गया मेरा पेज? पेज पे आपको समझा देता हूँ। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या, ठीक है, मतलब कोई संख्या मान लीजिए 4 है, मान लीजिए संख्या कितना है 4, और इसी संख्या का उल्टा कर देंगे तो इस संख्या का उल्टा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो 10/3 आना चाहिए। तो वास्तव में दोनों जोड़ेंगे तो 10/3 आएगा नहीं, क्योंकि अपना मन से लिए थे ना। तो ऐसा ही कुछ आपका एक अंक होगा कि उसी अंक को अगर पलट के जोड़ेंगे ना तो 10/3 आना चाहिए। तो देखिए कौन ऐसा संख्या आएगा, तो हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो मान लेंगे, क्योंकि संख्या तो है नहीं पता, तो माना कि संख्या कितना 1। अब बात बोला था व्युत्क्रम का, तो संख्या तो x मान लिए, और व्युत्क्रम बोला है, मतलब संख्या का ही व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो संख्या का उल्टा करेंगे तो इसका मतलब 1/x हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न क्या आपका बोल रहा है कि किसी संख्या, संख्या कितना था मेरे भाई? x था, तथा उसके व्युत्क्रम मतलब 1/x का योग कितना है? 10/3। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता जरूर बोलिएगा। ऐसे तो लग रहा है कि समझ ही जाएंगे, क्योंकि देखिए जो कॉन्सेप्ट करा वही लगाना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब आप एलसीएम लेके भी बना सकते हो, अन्यथा जिधर गैप है उधर गुना भी कर सकते हो। ऐसा बात भी बताए थे, खाली इधर है ना नीचे, तो गुना कर दीजिए। एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को जोड़ना तो 1/x, अन्यथा भिन्न के जोड़ भी लेकर के बना सकते हो। ठीक है, बराबर 10/3। अब यहाँ पे पीछा पीछे कर लेंगे गुना, तो 3 से गुना करेंगे दोनों में तो 3x² हो जाएगा प्लस 3, और 10 से x में तो हो जाएगा 10x, तो 3x², ये प्लस 10 तो ये पट्टी -10 होगा, अब प्लस 3 तो पहले से इस तरफ इसको रहने दीजिए। अब इसको आप लोग फैक्टर तोड़िए, आप सिर्फ यहाँ पे तोड़ देना है। ठीक है, देखिए कितना पर टूटेगा। चलिए इसी बात को हम यहाँ पे आप लोग को एक बार और लिख देते हैं, ताकि सामने आप लोग देखते रहिए। चलिए अब कितना पर टूट रहा है मेरे भाई? अगर वीडियो मेरे भाई देख रहे होंगे या मेरी बहन भी देख रही होगी, कोई भी वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ इसका जवाब बताइए। मेरी बहना भी ढेर वैसी बहना भी होंगी जो वीडियो को देख भी रहे होंगे, ढेर मेरे भाई भी होंगे जो वीडियो को देख भी रहे होंगे। तो चलिए बताने की कोशिश करें कितना पे टूटेगा। कमेंट करके एक बार बताइएगा, वीडियो पॉज करके जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि कितना पे टूट रहा है। ऐसे तो हम बताएंगे ही, लेकिन एक बार आप भी जरूर बताइए, साथ आप लोग दीजिए, फिर तो हम आपके साथ हैं ही। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना पे टूटेगा, गुना पहले कर लीजिए। 3 3 9, मतलब दो ऐसा अंक सोचना है कि जिसको गुना करे तो 9 और जोड़ने पर 10, तो 9 और 1 पे, क्योंकि 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, मतलब 9 और 1 पे टूट रहा है। तो इसको लिख दीजिए, तोड़ेंगे 9x और -x, फिर +3 = 0। अब यहाँ पे अब कॉमन यहाँ से तो खैर हमसे नहीं बच्चे लोग पूछेंगे, क्योंकि यहाँ से सबको पता है कि ये तो 7 8 से ही पढ़ने को मिल रहा है गुणनखंड, है कि नहीं। चलिए 3x - 1 हो जाएगा, x - 3 = 0। अब अलग अलग आप कर लो, तो 3x - 1 = 0 और x - 3 = 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये माइनस में तो इस तरफ प्लस, पहले तो प्लस में आ जाएगा, अब 3 गुना में 3 भागा में, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः लास्ट में जरूर लिखिएगा मेरे भाई और मेरी बहन भी, जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं सभी को लिखना है। अतः संख्या कितना, संख्या x माने हुए हैं, तो x का वैल्यू कोई भी आप ले लो, तो x का वैल्यू है ना, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो x का वैल्यू मान लीजिए 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम कितना है, तो मेरा व्युत्क्रम है 1/x, तो 1 और x का वैल्यू लिए हुए हैं 3, तो यही आपका आंसर होगा। ये मत समझ लेना कि यहीं पे दोनों आंसर आ जाएगा, नहीं, दोनों में से किसी एक ही को लेना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पे आपको लिखना है। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जिसके लिए आप लोग को फार्मूला बेहद ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी आप लोग इस प्रश्न को जवाब दे सकते हो। ऐसे बनेगा लेकिन बिना फार्मूला का नहीं बन पाएगा, तो फार्मूला रखना है ना मेरे भाई, याद है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 726 है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहले इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लिए। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हम लोग को आयतन निकालना है, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो पहले तो भुजा पता करना होगा। तो भुजा किससे पता होगा? यही जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसी से पता हम लोग को भुजा होगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। इसको आप बेहद ही आसान तरीका से लिख लीजिए। ठीक है, फिर 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6 को अभी उस तरफ भेजना है, तो 726/6। ठीक है, जो कट रहा है उसको आप काट सकते हो। देखिए 12 × 72 और 1,
यानी कि भुजा स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 121। तब भुजा कितना हो जाएगा, ये तो स्क्वायर में है ना, तो भुजा आ जाएगा रूट में 121, क्योंकि इधर से जब स्क्वायर हटेगा इस तरफ रूट आ जाएगा। तो भुजा आपका निकल के आ गया 11 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर भी डबल डबल था तो रूट में स्क्वायर भी जाता तो सिंगल ही निकलता। तब भुजा आपका कितना निकल के आ गया, 11 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा था, आयतन पूछा था। किसका आयतन, घन है तो घन ही का आयतन पूछेगा ना, तो घन का आयतन। तो घन का आयतन सभी को पता है भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा को 3 बार लिख सकते हैं गुना के रूप में। तो भुजा आपका कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब 11 सेंटीमीटर का क्यूब करिए, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। यही था घन का आयतन। बस यही आपसे पूछ रहा था, कितना छोटा सा बात है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 50 देखने से क्या पता चल रहा होगा, बिना फार्मूला का तो ये भी नहीं बनेगा, फार्मूला तो इसके लिए भी याद करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। पहले आप लिख दीजिए, जो दिया हुआ इसको जरूर लिखिएगा। हाँ, 1 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली बनाना है। लेकिन जब 2 मार्क्स में है तो पूरा आप लोग को लिख के बनाना है। ठीक है, त्रिज्या का मान 28 सेंटीमीटर और जो कोण रहेगा वो थीटा का मान होता है। थीटा आपका 45 हो गया, यानी 45 डिग्री। आपका वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वही वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछता, सिर्फ चाप की लंबाई, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चाप की लंबाई आ जाएगा तो थीटा बटा 360 ही रहेगा। ये जो 2 यहाँ पे है ना, 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2 पाई आर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं, सिर्फ 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन जब क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया बात। चलिए, थीटा का मान कितना है, 45, इसके जगह 360 हो जाएगा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका 28 है, 28 को 2 बार लिख लीजिए। चलिए काटिए, ये तो 8 हमारा तो कट जाएगा, इस 4 से 28 कटेगा। देखिए कैसे कैसे कट रहा है, 4 दूना 8 हो गया, 2 से 11। ठीक है, अब गुना करिएगा 28 में 11 से, तो 28 दिए 280 और 28 आपका हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही तो था, समझ गए ना। तो समझ गए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे बहन या भाई जो भी पढ़ रहे होंगे प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। अब क्या ये प्रश्न देखने से नहीं लग रहा होगा कि पहले का भी क्लास में बताया गया है, जो पार्ट 1, 2 और 3 किसी एक पार्ट में जरूर ऐसा प्रश्न करवाया गया है। हो बहुत ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसी तरह का प्रश्न जरूर है, मुझे याद है। तो पहले का वीडियो देखे होंगे जरूर ही। अगर पहले का वीडियो देख लिए होंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आप लोग एक बार वीडियो को जरूर पॉज करके पहले बना लीजिए। पहले पॉज करिए, देखिए सुन नहीं रहे आप लोग। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, अरे सुन लो, बंद कर लो। हाँ हो गया ना पॉज, गुड। चलिए अब इसको बनाइए तो अपने से। चलिए बन गया ना। हाँ तो देखिए अब आंसर मिलाइए कितना आंसर आता है, हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या करें, 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। मतलब 21 है, 18 है, 15, देखिए घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है। और घटते घटते केमा स्थान पे जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा जो -81 तक पहुंच जाए। मतलब बीच में कितना ऐसा टर्म मिलेगा इसको, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ एपी में इसको पहले आप लिख लीजिए और डॉट 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 करके कुछ मत लिखिए। ठीक है, ए का मान आपका हो जाएगा 21, डी का मान हो जाएगा -18, सॉरी प्लस है ना, 18 - 21 मतलब -30। और ये कौन सा पद जब भी रहेगा, कौन सा पद का बात आएगा, इसका मतलब कि एन का वैल्यू ये दिया हुआ रहता है, एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एन का मान पूछता है। जब भी कौन सा पद आए समझिए एन का मान ही दिया हुआ है, एन का मान हमसे पूछ रहा है, समझ गए। मतलब एन का मान हमसे पूछ रहा है और दिया हुआ क्या है, ए एन हमको दिया हुआ है, ए एन -81 है, बस लिख दिए। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी इक्वल टू -81। ए का मान 21 है, लिख दीजिए। एन का मान आपका कितना है, यही तो निकालना है। और डी का मान आपका -3 है, लिख दो। फिर -81, यहाँ से कैलकुलेशन भी आप लोग कर सकते हैं। तो 21, अब -3 से इसमें भी गुना करना है, फिर -3 से इसमें भी गुना करना है। तो -3 से n में तो -3 हो जाएगा और -3 से -1 में तो +3 हो जाएगा, बराबर -81। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 21 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और -3n बराबर -81। अब इसको इस तरफ कर दीजिए, 24 पहले से, ये -81 तो +81 हो जाएगा, बराबर। अब 3 को उस तरफ भेज देना है। ठीक है, इसको इस तरफ लिया तब ना प्लस में बन गया।
तो 4 1 5 8 2 10 बराबर 3n। अब काटिए 3 से, 3 3 9 3 5 15 यानी 35। तो n का मान आपका कितना आएगा 35। मतलब कि यहाँ से 21 से लेकर के -81 तक पहुँचना है, तो बीच में 35 को टर्म इसको मिलेगा, 35 रास्ता गुजरेगा तब जा करके यहाँ पे -81 से भेंट हो जाएगा। समझ गए ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न आ गया। क्वेश्चन है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -2,2 और -3,3 को एक रेखाखंड को मिलाने वाली 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ये जो आप रेखाखंड यहाँ पे देख रहे हैं, ए और बी मैंने लिख लिया है। ए पर का बिंदु इतना मान लिए, बी पर का बिंदु इतना मान लिए, और मिलाने वाले जो रेखाखंड ये देख रहे हैं इसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। मतलब रेशियो में जो कट रहा है 2:3, मतलब इतना के आसपास, मतलब इधर 2 है और इधर कितना 3। 2:3 में, क्योंकि 3 बोला है तो इधर थोड़ा ज़्यादा रखना है, 2 बोला है तो इधर थोड़ा कम रखेंगे। 2:3 में विभाजित कर रहा है, यही तो प्रश्न कर रहा है। अब बोला इसका निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब कितना इसका निर्देशांक आना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु अगर P मान लेते हैं, मान लीजिए P मान लेते हैं, तो यहाँ पर का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना निर्देशांक होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंतर विभाजन सूत्र की ओर। तो सबसे पहले यहाँ जो जो दिया उसको आप मान लीजिए। ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 होगा, y2 होगा, ठीक है। और ये जो आपका अनुपात में है, ये इसको मान लीजिए m1, इसको मान लेते हैं m2। m1 का मान 2, m2 का मान 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला देखिए कैसे इसको फार्मूला है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आप m1 प्लस m2 इतना तो आप लिख सकते हो, और नीचे भी आप लिख दो m1 प्लस m2। देखिए फार्मूला याद करने के लिए हम बता दे रहे हैं, फार्मूला भी साथ में याद कर लेंगे। फिर कॉमा, यहाँ पे भी लिखना m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, इतना तो आप लोग फार्मूला लिख लेंगे, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब क्या आप लोग को थोड़ा सा करना है, इसमें x वाले को रखना है, इसमें y वाले को रखना है, ठीक है। इतना ही करना है। तो x वाले रखेंगे तो यहाँ पे 1 तो ही था, तो यहाँ पे बस 2 कर देना है। m2 है तो यहाँ x के साथ 1 रख देना है बस। यहाँ अब इसमें y वाला चलेगा, तो m1 है तो इसमें y2 हो जाएगा, m2 है तो y1 हो गया। बस हो गया फार्मूला। अंतर विभाजन का फार्मूला रेडी है। तो बताइए क्या हार्ड था, फार्मूला तो कुछ नहीं हार्ड था, एकदम सीख गए ना। तो एक बार चलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एकदम फटाफट लाइक करिए। और चैनल पे अगर मित्र नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अगर मेरी बहन देख रहे होंगे, चाहे मेरे भाई देख रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो जो वैल्यू दिया उसको आप भर लीजिए। m1 की जगह 2 भरेंगे, गुना x2 की जगह -3 भरेंगे, प्लस m2 आपका 3 है, बस देख देख के भरते चलिए, गुना x1 2 है, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, भरने में कोई दिक्कत नहीं। m1 कितना है 2 है, y2 है ना, m1 तो भर दिए 2, y2 की जगह 3 भरेंगे, प्लस m2 3 है, गुना y1 की जगह 2 है, और m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। देख के तो सिर्फ भरना है, क्योंकि रेशियो कितना के निर्देशांक में कट रहा है यही निकालना है। ये -6 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, बटा 3 2 नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कॉमा 3 दूना का 6 प्लस 3 दूना 6 बटा 5। ये तो आपका कट गया, ये कट के तो 0/5 0 ही होगा ना, ये 6 6 12/5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर का जो निर्देशांक आया 0 और 12/5, मतलब ये जो निकल के आ गया 0,12/5। बस यही आपसे प्रश्न कह रहा था। कितना ईजी था, है ना। क्वेश्चन पता है क्या नंबर का, मात्र 2 नंबर का। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या ऐसा भी नहीं पूछेगा, बोर्ड एग्जाम वाले बेचारा गलत नहीं करता है, ऐसा प्रश्न तो आना ही चाहिए। तो 2 मार्क्स का क्या क्वेश्चन आ रहा है। अब इतना भी सोल्यूशन नहीं आप लोग को रहेगा तो क्या, अब जोड़ घटाव तो मिलेगा नहीं ना जी, 10th क्लास में है, तब तो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, लेकिन हार्ड है कहाँ। हाँ, फार्मूला जिसको नहीं याद ये रहेगा तब तो उनके लिए तो पूरा मैथ ही हार्ड रहेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से, मतलब यहाँ पे कोई बिंदु ए मान लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, वृत्त के केंद्र से, अच्छा यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, यहाँ पे बोला नहीं था कि ए है, चलो यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बोला। यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूर पर एक रेखा है जिसका नाम ए है। देखिए, एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे बिंदु आपका ए है।
ठीक है, यहाँ पे बोला था ये। अब क्या कह रहा है, दूरी पर वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब वृत्त पर स्पर्श दो जगह करेगा, या तो यहाँ से लाइन आएगा तो यहाँ पे टच करेगा, और नहीं तो नीचे यहाँ पे टच करेगा। मतलब एक वृत्त में दो ही बार स्पर्श बनेगा, ठीक है, एक बिंदु से। अब इधर से भी करोगे तब तो इधर से बन ही जाएगा, लेकिन एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा बनेगा। तो कहीं पे भी एक स्पर्श रेखा आप ले लो, चाहे आप नीचे कर लो चाहे आप यहाँ कर लो। तो चलो एक जगह हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पर्श रेखा कर लिया, देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा बन गया। अब क्या बोला था, स्पर्श रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया हुआ था, अच्छा स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा ही न था, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, और जो वृत्त के केंद्र से गया था इसका लंबाई था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या, तो बताइए जो त्रिज्या ही ना बनेगा, यही तो आपसे पूछ रहा है, त्रिज्या ये बनेगा, यही तो त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। अब एक बात हम बताया था, ऐसा प्रश्न हम पिछले बार वीडियो करा है, पार्ट 3 या पार्ट 2 में ऐसा एक वीडियो जरूर मिला होगा। अगर जो बच्चे मेरे क्लास किए होंगे, पूरा पार्ट देखे होंगे, तो ऐसा प्रश्न पहले एक बार मैंने बताया है। अगर वो सब प्रश्न देखे होंगे और जब यहाँ पे बता रहे होंगे तो आप लोग को याद आया होगा कि हाँ ऐसा प्रश्न करवाया है। एक थ्योरम भी क्या बोलता है कि अगर यहाँ से जो भी स्पर्श रेखा जाएगा तो यहीं पर 90 डिग्री का कोण बनता है। देखने में लगेगा नहीं, देखने में तो यहाँ पे लग रहा है 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे बना हुआ है। एक थ्योरम कह रहा, हम अपने मन से नहीं कर रहे, 10.1 थ्योरम में ऐसा पढ़ना है। तो यहाँ पे 90 बन गया, इसका मतलब जिस पे ये वाला लाइन टच होता है वही लंब होता है और वही आधार होता है। मतलब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा, अगर ये वाला आधार मानेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा। कर्ण अकेले रहता है, कर्ण देखिए ये आपका कर्ण हो जाएगा। अजीब लग रहा है ना कि कर्ण तिरछा होता है, भाई तो यहाँ कर्ण सीधा मानना पड़ रहा, हाँ यही है, क्योंकि यहाँ 90 बना हुआ है ना, तो जहाँ पे 90 टच होता है वो आपका लंब है, नहीं तो आधार होगा, कर्ण अलग होता है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो चलिए क्या दिया हुआ था आपसे, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हम पी मान लेते हैं, क्योंकि बिंदु सिर्फ एक ही दिया हुआ था ये वाला, बाकी हम लोग को अपने से ही करना था। तो दिया हुआ है क्या, एपी, एपी का वैल्यू कितना 8 सेंटीमीटर है, एपी बराबर या पीए बराबर भी लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ओए, ओए का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा, ओपी बराबर वाट, यानी पीओ बराबर वाट। तब पीओ क्या हो गया, ओपी आप कुछ भी मान लो, या तो लंब मान लो या तो आप आधार मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो रूट अंडर, वैसे ही पता है क्योंकि जब कर्ण है तो बड़ा में से छोटा तो घटेगा ही, तो 10 का स्क्वायर करिए माइनस 8 का स्क्वायर, यही आपसे कह रहा था। तो 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, घट के आ जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल 8 होता है। यानी कि त्रिज्या भी आपका निकल के कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे यहाँ का तो दूरी दिया हुआ ही 8, और ये भी जो निकल, कहीं गलत हुआ है क्या जी, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, अरे हाँ हाँ गलत है, गलत है, 36 6 का होता है ना, 36 6 का होता है। मतलब क्योंकि यही 8 यहाँ पे भी 8 आता है, ये तो हमको अजीब लग रहा था, तो फिर चेक कर लिए तो पता चला 36 से यहाँ 6, मतलब ये आपका जो निकल के आ गया मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था कि त्रिज्या तो ही बोला है ना, त्रिज्या आपसे पूछ रहा था, त्रिज्या निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। और ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, पूछ दिया सब्जेक्टिव में, तो दिक्कत क्या है, पूछने दो भाई। और इजी बात है और अच्छी बात है कि हम लोग को ये बना देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा, उसमें 1 ही मिलेगा, इसमें 2 मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछा, क्या हार्ड था, बिल्कुल हार्ड नहीं, ऐसा प्रश्न मैंने करवाया भी है पिछले वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है, यदि किसी वितरण का बहुलक इतना दिया हुआ, हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्त, समझ रहे हैं ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि किसी वितरण का बहुलक इतना दिया हुआ और माध्य आपका इतना दिया हुआ, तो वितरण का माध्य ज्ञात करें। देखिए माध्य पूछे, ऐसा प्रश्न अगर दे दे बहुलक छोटा में माध्य छोटा में और माध्य पूछे, तो इसके लिए एक फार्मूला है, देखिए फार्मूला ये वाला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, याद रखिएगा, बस यही याद रखना है कि बड़ा वाला बड़ा के साथ रहेगा। देखिए माध्यिका बड़ा है तो 3 यहाँ पे बड़ा है, तो ये दोनों साथ में रहेगा, भूलिएगा मत, भूलने की वजह से हम बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ माध्य छोटा है तो माध्य में 2 लगा देना है, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब बहुलक पूछे, माध्यिका पूछे, माध्य पूछे, ऐसा प्रश्न में सीधे आप ये फार्मूला लगा दीजिए, उसके बाद जो वैल्यू रहेगा उसको भरिए और जो नहीं रहेगा वो निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे चले फार्मूला को हम लिख लेते हैं। पहले जो जो दिया उसको पहले लिख लो, बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे बहुलक लिख लीजिए, बहुलक कितना है, तो बहुलक आपका दिया हुआ है 35.45, ठीक है। उसके बाद आपका माध्य दिया हुआ है, माध्य बराबर 35.6। आपसे क्या पूछ रहा है,
आपसे माध्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग माध्यक का फार्मूला निकाल सकते हो। माध्यक का फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 3 माध्यिका बराबर यही ना हो रहा है, माध्यिका बराबर, इसको इस तरफ ही रहने दिए, बहुलक था, ठीक है, लिख दिए बहुलक। अरे यार ये माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही 3 यहाँ हट जाएगा तो 3 आ जाएगा नीचे, तो माध्यिका का फार्मूला आपका ई तैयार होकर आ जाएगा। तो इतना नहीं करना, इतना करोगे तो बच्चा को याद रहेगा, कंफ्यूज खुद हो जाएंगे, नहीं इतना करना ही नहीं है, बस एक ही फार्मूला आप लोग को याद रखना है। माध्य पूछे, बहुलक पूछे, माध्य पूछे, कुछ भी पूछे, सीधे आप बहुलक लगाइए, सीधे आप बहुलक लगाइए। बहुलक बराबर क्या हो जाता है, 3 गुना माध्यिका, ये होता है ना 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब जो जो दिया वो भर दीजिए, जो नहीं दिया हो रहेगा वही पूछ लेगा आपसे। बहुलक दिया हुआ है 35.45, 3 गुना माध्यिका भी दी नहीं, माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। माध्यिका या माध्यक दोनों सेम हो गया, मीडियन भी बोलेगा तो सेम ही होगा क्योंकि मीडियन इंग्लिश हो गया। तो माध्यिका पूछ रहा है नहीं माध्यक पूछ रहा है, तो ये आप रहने दीजिए क्योंकि यही तो आपसे पूछ रहा है। देखिए माध्यिका लिख दे कि माध्यक, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए। तो ये पूछ रहा है, इसको रहने दिए, 2 गुना और माध्य का वैल्यू 35.6 है, बस ये बच गया ना, यही तो निकालना था, जो निकालना था वो बच गया। अब क्या करेंगे, 35.45 बराबर 3 में माध्यक से गुना करेंगे, 3 माध्यक, और 35.6 में 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 35 दूनी 70, 71, यानी 71.2 हो जाएगा। समझ रहे बात को ना, 71.2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ कर देते हैं, यानी 35.45, ये माइनस में तो इस तरफ हो जाएगा प्लस में, 71.2 बराबर 3 माध्यक। अब देखिए आपका माध्यक बचते चला जा रहा है, माध्यक ही पूछ रहा था, तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो 3 माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक बराबर, इसको जोड़िए, चलिए इसको जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 106.65, खाली जोड़ने के बाद आ गया, लेकिन माध्यक में भी 3 लगा हुआ है, 3 तो हटाना पड़ेगा ना, तो माध्यक बराबर हो जाएगा 106.65 बटा 3, तो माध्यक आपका निकल के आ जाएगा, इसको काट कुट करिएगा तो आएगा 35.55, बस यही था। माध्यक पूछा, फार्मूला लगाया बहुलक, लेकिन निकल के आ गया माध्यक। तो माध्यक पूछे, माध्यिका पूछे, माध्य पूछे, बहुलक पूछे, कुछ भी पूछेगा, एक फार्मूला बस, हाँ एक फार्मूला तो याद रख लीजिए, ये याद रहेगा, डायरेक्टली आपका लास्ट में ही निकल के आ जाएगा। क्या हार्ड था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चलिए तो आगे बढ़े ना, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 55 के बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पासा से क्वेश्चन आ गया है, प्रोबेबिलिटी से। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा को एक बार फेंकिए, ठीक है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ पे जब एक बोला है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एक ही विषम संख्या लेना है, एक का मतलब हो गया कि विषम संख्या का एक ग्रुप उठा लेना है, उसका मतलब ये होता है। एक का मतलब ये मत समझ लीजिए कि एक ही लेना है विषम संख्या, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो सबसे पहले लिखेंगे कि एक पासा फेंकेंगे तो कुल संभावित घटना कितना बनेगा, टोटल पहले हम पता करते हैं। तो देखिए लिख दिए हैं कुल संभावित घटना, मतलब एन से दर्शाते हैं, तो टोटल एक पासा फेंकेंगे तो 6 बार घटना बनेगा। बारी बारी से आप पासे को बार बार उछलाइए, एक आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4, कभी 5, कभी 6, इससे फालतू नहीं आएगा। तो टोटल घटना कितना हो गया, 6। आपसे क्या बोल रहा है, विषम संख्या प्राप्त करने के लिए। देखो एक बात, जब भी आपकी पासा फेंकेगा, एक पासा फेंकेगा, टोटल 6 घटना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या का बात आएगा तो टोटल 3 ही रहेगा। विषम संख्या भी बोलेगा तो 3 ही रहेगा, अभाज्य संख्या भी बोले तो 3 ही रहेगा। कौन कौन रहेगा, देखिए ये एक बीच में रखना है क्योंकि एक ही पासा बोला है, ऐसा नहीं कि 7 8 लेके चल जाइएगा, उससे तो बहुत हो जाएगा। लेकिन पासा बोला है, जो लूडो का जो गोटी उछलाते हो ना, उसका बात है, तो उसमें टोटल 6 ही तक होता है ना, तो वही लेके चलना है। तो कौन कौन सम संख्या होता है, 2 आपका सम संख्या है, 4 सम संख्या, 6 है, तो 2 4 6 हो जाएगा। विषम संख्या 3 गो होता है, कौन कौन, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा, और अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो सम पूछे, विषम पूछे, अभाज्य पूछे, तीनों पूछेगा, तीनों 3 तीन होता है। तो आप लोग इसको दिमाग में ही रखिएगा। क्यों बोले दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है और ये आपका सब्जेक्टिव में डाला गया है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ, ऐसे सब्जेक्टिव में बहुत कम ही चांस रहेगा, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछ देता है, लेकिन ये प्रश्न सब्जेक्टिव के अनुसार है, क्योंकि सब्जेक्टिव में हम प्रश्न देखे हुए हैं, इसी वजह से हम आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में करा दे रहे हैं,
ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिए, सम विषम अभाज्य तीनों पूछेगा तो तीनों तीन ही होता है, ठीक है। तो विषम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, विषम संख्या होने की प्रायिकता बस यहाँ पे लिख दी n/ns। तो विषम संख्या के गो है यही तो देखना था। तो विषम संख्या भी बता ना, 3 गो था, कौन कौन, 1 था, 3 था और 5 था। तो टोटल कितना हुआ, ये नहीं कि जोड़ के लिख देना है, टोटल है कितना, तो 1 2 3, तो 3 लिख देना है। अभी दिखा है 3 था और बटा क्या करना है 6, क्योंकि टोटल नीचे लिख दे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। तो सम पूछता, विषम पूछता, अभाज्य पूछता, तीनों में से कुछ भी पूछता, आंसर आपका 1/2 ही आएगा। समझ में आ गया बात ना, यही था। क्या हार्ड था, कुछ हार्ड है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें जिनका गुणनफल 650 है। 51 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जिसको अगर गुना करें ना तो 650 होना चाहिए, दो भाग में तोड़ देना है और 650 उसका गुणनफल होना चाहिए। तो देखिए हमको संख्या तो है नहीं पता, मतलब 51 को दो बार ऐसा तोड़ना है कि दोनों को, जैसे में देखिए 51 को मान लीजिए तोड़ेंगे, देखिए अगर 51 तोड़ेंगे तो हो सकता है आपको 51 40 और 11 भी 51 होता है, 30 और 21 भी 51 होता है। तो इन दोनों के गुना भी करके देखिए, तो क्या गुना करने पर 650 आ रहा है, नहीं आएगा। ये गुना करेंगे तो 440 आएगा, ये गुना करेंगे तो 630 आ रहा है। तो इसी प्रकार से 51 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करें ना तो 650 आ जाए। तो हमको नहीं पता है तो यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, माना कि पहला भाग, चाहे पहली संख्या मान लेते हैं चाहे मान लीजिए पहला भाग, अगर पहला भाग मान लेते हैं x तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, समझिएगा यहाँ पे बात को समझिएगा, लॉजिक थोड़ा सा लगा रहे हैं। देखिए 51 को दो पार्ट में बांटना है, तो मान लीजिए कि 51 रुपया मेरे पास है, समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास 51 रुपया है और किसी व्यक्ति को हम 30 रुपया दे देते हैं। तो अगर किसी दो व्यक्ति को बांटना है तो एक को हम दे दे 30 रुपया, तो अगले व्यक्ति को क्या ऑटोमेटिक 21 नहीं मिल जाएगा, मिला कि नहीं मिला। क्या किए कि जिसको जो पैसा दिए थे हम, टोटल में से हम घटाए होंगे, 51 में से 30 घटाए होंगे तभी तो 21 बच रहा है ना बाबू, समझ रहे बात को, ठीक है। नहीं समझे, अगर हम मेरे पास 60 रुपया है, आप बोलेंगे कि दो पार्ट में बांटना है, तो अगर बोलेंगे कि एक को हम दे दिए 40 रुपया तो दूसरा वाले को कितना मिलेगा, तो 20 मिल जाएगा। कैसे किया है कि टोटल जो था उसमें से 40 को घटाए होंगे तभी तो 20 मिला होगा। तो अगर अब किसी व्यक्ति को मिल रहा है 45 रुपया, तो दोनों मतलब दोनों मिला करके, तो किसी को दे दिए हम 100 रुपया, तो अगला वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो इतना में से घट जाएगा, यानी अगला वाले व्यक्ति को 45 - x मिलेगा, जैसे यहाँ पे घटाए थे। समझ में आ गया ना बात, तो यही बात है। तो 51 को दो भाग में बांटना था, तो पहिलका को मिल रहा 100 रुपया, तो दूसरा वाले को कितना मिलेगा, तो टोटल में से घटाएंगे, इसमें से नहीं घटाना है, टोटल आगे लिखना तब 51 को घटा x को घटाना, मतलब दूसरा वाले को मिलेगा 51 - x। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, जिनका गुणनफल 650 है, मतलब इसको और इसको गुना करिए, x को गुना करना है 51 - x से, जब गुना करेंगे तो आ जाता है 650। यही क्वेश्चन था, बस यही था। अब यहाँ से गुना कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है, ये मत बोलिए कि सर गुना तो आप लिखे ही नहीं, गुना यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। तो 51 में x से गुना करो, 51x माइनस x में x है तो x स्क्वायर, और ये प्लस तो इसको इस तरफ कर देते हैं तो माइनस में इसको भी हो जाएगा। अब इसको सजाइए, अभी सजा हुआ नहीं है क्योंकि स्क्वायर वाला बीच में आया हुआ है, जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको आगे रखते हैं। तो x स्क्वायर को आप आगे करिए तो -x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 51x हो जाएगा और ये -650 हो जाएगा बराबर 0। एक सुंदर सा बात आप क्या करिए कि आगे से माइनस ही हटा दीजिए, सबसे बढ़िया, इसे टूट जाएगा, इसे तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस आप कॉमन ले लो, तो जैसे ही कॉमन लेंगे चिन्ह माइनस का जब कॉमन, तो अंदर का सब चिन्ह उल्टा हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस में था तो ये बन जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस में। ऐसा क्यों हो गया पता चला, क्योंकि माइनस से सब में हम गुना करते चले गए, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए अब माइनस को इधर 0 तरफ भेजेंगे तो काम ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x स्क्वायर माइनस 51x प्लस 650 बराबर 0। अभी मत बोलना कि सर माइनस कहाँ लेके चल गया, माइनस इधर आ गया ऑटोमेटिक 0 बन गया। अब इसको तोड़ी, कितना पे टूट रहा है, 51, मतलब जोड़ने या घटाने पर 51 आ जाए और वही अंक को गुना करे थे 650, तो 25 और 26 पे, यानी 25 26 पे टूट जाएगा। क्या हो जाएगा 25x और 26x, ठीक है, प्लस 650।
इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन ले लो तो x माइनस 25 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 26 ले लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस डिवाइड करेंगे तो 25 से कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 26 एक तरफ और x माइनस 25 एक तरफ, एक बार 0 कर देना है। अब थोड़ा सा इधर हम बना लेते हैं, ठीक है। अब अलग अलग लिख लीजिए, तो x माइनस 26 बराबर 0 कर लेते हैं और x माइनस 25 बराबर 0 कर लेते हैं। अलग अलग दोनों कर लिए तो x का मान एक 26 आएगा और एक x का मान 25 आएगा। तो ये नहीं समझना है कि मेरा ही आंसर हो जाएगा, आंसर यही आएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक का ही वैल्यू लेना है और यहाँ पे भरना है, तब आपका एक सही आंसर आएगा। तो अतः जरूर लिखिएगा, देखिए जैसे लिख रहे हो वैसे ही एग्जाम में बनाइएगा। अतः पहला भाग, तो पहला भाग हम x माने हुए थे, तो x का दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आपको लेना है। तो चलिए हम 26 को ही लेकर चलते हैं। अब इसको अब नहीं आपको लेना है, इसको छोड़ दीजिए, आंसर दोनों ही आएगा लेकिन एक को ही लेना है और इसमें भरेंगे तो ऑटोमेटिक यही वाला आएगा। देखिए ना, पहला भाग x मान लिए तो x का मान हम 26 उठा लिए, इसको कुछ नहीं करना है। अब दूसरा भाग क्या था, दूसरा भाग मेरा था 51 माइनस एक्स, 51 माइनस एक्स, तो 51 और x का वैल्यू कितना लिए हो 26, यही घटाना, ये ना कि ये वाला, ये नहीं, अभी घट क्या जाएगा तो कितना बचेगा 25 बच रहा है ना, हो गया, ठीक है। यही मेरा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये दोनों को गुना करके देखिए, जब गुना करोगे 26 और 25 को तो आपका आ जाएगा 650, यही था आपका, है ना। देखिए कितना छोटा बना, 2 मार्क्स का, क्या ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो चलिए दोस्त, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मेरी बहन भाई वीडियो कैसी लग रही हो एक बार जरूर मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो हो सकता है मेरे भाई भी देख रहे होंगे या मेरे वीडियो एक मेरी बहन भी होगी, बहन भी ढेर सारी मेरी बहनें भी देख रहे होंगे, तो वीडियो कैसी लग रही होगी एक बार अपनी राय जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, 3 बर्तन आपके पास है, एक बर्तन 27 लीटर का, दूसरा बर्तन 36 लीटर का और तीसरा बर्तन 72 लीटर का, जिसमें दूध है, ठीक है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों के दूध को ठीक ठीक पूरा माप सकती है। देखिए जब भी पूरा यानी इक्वल करने का बात है, जब भी दोनों का इक्वल करना है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करके सबसे पहले इसका HCF निकाल दो। जैसे ही आप HCF निकालोगे आपका जो आंसर चाहिए वो आंसर आप लोग के सामने। तो चलिए 3 बर्तन है, एक बर्तन 27 लीटर है, मतलब 27 लीटर दूध रखा हुआ, एक बर्तन में 36 लीटर रखा हुआ, एक बर्तन में 72 लीटर। तीनों को ऐसा मापना है जो बराबर बराबर मापा जाए। क्या कौन सी बड़ी माप होना चाहिए जो दूध को ठीक ठीक पूरा पूरा माप सके, इसका मतलब आपको यहाँ पे HCF निकालना है। तो HCF निकाल लीजिए। पहले क्या करेंगे, 27 है, देखिए HCF निकालना है तो आप भाग विधि से निकालते हैं ना बचपन वाला, वैसा मत निकालिएगा। अब बोले कि सर तो इसमें तो कुछ नहीं बोला कि कौन विधि से निकालना, हाँ बोला तो नहीं, लेकिन हम लोग 10th में तो क्या बच्चा वाला बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोग को इस तरह से HCF निकालना है, ऐसा नहीं कि 27 को घेरे इसको घेरे फिर 36 लगा फिर कैमरा तो लग रहा हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए 3 से 9, 3 से 3, 2 से लगाइए 18, 2 से आपका लगेगा 9, नियम से एकदम बनाइए, जैसे जो लगेगा वही लगाना है। 2 से 36, 2 से 18 और 2 से 9 हो जाएगा और 3 से 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा गया, अब लिख दीजिए 27 बराबर 3 3 3, 36 इक्वल टू लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और 72 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब हमको निकालना था HCF, और जो सबसे बड़ा मतलब जो सब में मिल रहा है वही आपका HCF होगा। देखिए एक बार हम मिला के आपको बता रहे हैं, मिला देते हैं कौन कौन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है, मिलाइएगा नहीं आप लोग बस ऐसे लिखिए HCF 3 मिल रहा है। और कोई मिल रहा है तीनों में, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। देखिए 1 3 यहाँ पे भी है, 1 3 यहाँ पे भी, 1 3 यहाँ पे भी, ये भी 3 मिल रहा है। तो देखिए मिलाने से क्या होता है ना, गड़बड़ मतलब गिज बिज आ जाए जैसा होता है। देखिए कितना हौच-पौच लग रहा है ना, लेकिन चलिए समझा रहे हैं ना यहाँ पे। तो अब कोई मिल रहा है तीनों में नहीं, तो HCF आपका कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 3 9 बराबर बराबर 9 लीटर जो होगा वो आपका मपा जाएगा, ठीक है। तो यही आपका था इसका आंसर, समझ में आ गया ना बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। ये आपसे क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग दिया हुआ और एक गुणनफल दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से 2 तरह से पूछता है। एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रश्न यहाँ तक तो यही रहेगा कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, लेकिन जिसके शून्य का योग जो देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या देगा, जिनके शून्य के क्रमशः
8 और 12 है, मतलब योग और गुणनफल साफा हटा देगा। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या दे देगा, जब अगर ऐसा ऐसा प्रश्न आए तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि एक जो आपका वैल्यू हो जाएगा अल्फा का और एक वैल्यू हो जाएगा बीटा का। जब सीधे बोलेगा कि शून्य का क्रमशः, इसका मतलब एक आपका अल्फा का वैल्यू एक आपका बीटा का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, शून्य का योग दिया हुआ, मतलब एक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, एक अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ। मतलब इसमें देखिए दोनों कॉम्बिनेशन करके दिया है और क्रमशः करके देगा, इसका मतलब अलग अलग है। इसमें बच्चे फंस जाते हैं, आप लोग मत फंसना, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ पहले लिख लो, शून्य का योग दिया हुआ मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है कितना 8, गुणनफल भी दिया हुआ है मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। बस क्या बोल रहा था हमसे यही ना बोल रहा है कि आप कुछ मत करिए, हमसे तो यही बोल रहा है कि आप कुछ मत करिए, बच्चों को बनाने दीजिए। सही बात है भाई, हम नहीं बनाएंगे। चलिए बच्चे लोग ही बताएंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र लगाइए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। और बिना फार्मूला के बन नहीं पाएगा, तो फार्मूला तो याद करना है, जहाँ पे भी फार्मूला यूज हो रहा है जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू खुद यहाँ पर 8 दिया हुआ, सिर्फ 8 देख के भर के यहाँ पे एक्स लिख देना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 12। लो हो गया, यही तो था जी, कितना भारी था ना। अरे बाप, तो हंसने लगे आप लोग, हंसने वाली ही बात है, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि ओहो ऐसा प्रश्न 2 मार्क्स में, क्या बात है। ऐसा ही, हाँ बिल्कुल मुस्कुरा रहे हो ना, बिल्कुल मुस्कुराइए, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बस इसी प्रकार का आएगा, बना देना। कितना छोटा था देखिए, सिर्फ फार्मूला लगाना था। और जिनको फार्मूला नहीं याद है वो ऊपर ताकेंगे तो देखेंगे अरे भाई दिन में एग्जाम दे रहे तरेगन कहाँ से आ गया, उनको तरेगन दिखेगा। लेकिन आप लोग को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, आप लोग मेहनत भी कर ही रहे होंगे। वीडियो जितना बना रहे हैं आप लोग बस देखते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, लीजिए। अभी प्रश्न देखने से क्या लग रहा है कि हम बताएं, बताइए कितना गलत अगर करेंगे आप लोग, अगर नहीं बनाएंगे तो कितना हमको भी बुरा लगेगा ना। बोले कि सर आपको बुरा क्यों लगेगा, आप बताइए ना। अरे भाई हम बता देंगे, लेकिन पहले अच्छा बताइए, कोशिश कर तो बनता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम इसी वीडियो में भी बताए हैं, इसी वीडियो में बना हुआ है, लगता है स्टार्टिंग की तो उसी समय बताया है 1-2 प्रश्न के बाद। तो क्या अब आप लोग को यहाँ पे नहीं बनता है कि थोड़ा वीडियो पॉज करके हम खुद बनाए? बिल्कुल, चलिए पॉज करिए, चलिए पॉज, बिना पॉज कर देने हम भी रुके हुए रहेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए जल्दी। चलिए अब हमको लगता है कि आप लोग बना लिए होंगे, जरूर वीडियो पॉज करके जरूर बनाने की कोशिश भी किए होंगे, और आंसर भी आप लोग को 16 आया होगा। उम्मीद करते हैं 16 लाए होंगे, पक्का बना होगा। तो चलिए इसको अब हम मिला देते हैं, सिर्फ हम मिला देंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या इक्वेशन दिया होता, 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट। तो ए का मान आपका 3 हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा 8 - 3 = 5। कौन सा पद 78, इसका मतलब ए एन का मान दिया हुआ है, और एन आपसे पूछ रहा है, कुछ देर पहले ही तो बताए हैं बस। तो ए एन दिया हुआ है, तो ए एन से ही तो एन का मान निकलेगा, ए एन से ही एन का मान निकलेगा। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, = 78। तो ए का मान आपका 3 है, एन का मान नहीं पता है छोड़िए, डी का मान आपका 5 है, बराबर 78। तो 3 + 5 में से गुना करेंगे 5n - 5 बराबर आपका हो जाएगा 78। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे घट के आ जाएगा -2 + 5n बराबर 78। अब 2 उस तरफ जाएगा तो आपका 80 बन जाएगा। बार बार बच्चा जैसा थोड़े लिखेंगे 78 + 2, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो, है ना। चलिए तो एन का मान आपका कितना आ गया, 16 आ गया। देखिए बच्चे लोग एकदम खुशी हो गए कि हाँ 16 आ गया, बिल्कुल सही है, 16 आया है, सभी का 16 आया, आना भी चाहिए, नहीं कैसे आएगा, एकदम आएगा, 100% श्योर बोल रहे कि आएगा, क्योंकि पहले वीडियो आप लोग देख चुके हैं, जरूर बना होगा, है ना। 16 तो आ गया, समझ में आ गया बात। क्वेश्चन आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि इस वीडियो का आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, क्योंकि 15 क्वेश्चन एकदम स्लोली हम लोग को चलना है। ज़्यादा एक बैग लेकर के महा मैराथन जैसा लेके नहीं चलना है कि बच्चे लोग आधा पढ़ेंगे फिर जा करके सो जाएंगे, वैसे आप मैथ भी उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हम लोग स्लोली पढ़ेंगे, अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है, आराम से मैथ को पढ़ के ख़त्म करेंगे। एक दिन में एक वीडियो में 15 क्वेश्चन, 15 वीडियो बनने में 1 घंटा आप लोग को समय, 1 घंटा मैथ पे भी समय देना है। बस 15 क्वेश्चन एकदम
आराम से हम लोग बढ़ेंगे। तो ये आज आपका इस वीडियो में आज का आखिरी प्रश्न है, फिर हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो चलिए इसको देखिए। अब क्या ये प्रश्न हम नहीं बताए हैं, ये प्रश्न जो है पार्ट 3 में ही बताया गया है। वहाँ कुछ और था लेकिन अंत से ही बोला था, यहाँ पे अंत में कुछ और संख्या दिया हुआ था, वहाँ पे कुछ और था। इसी वजह से हम वीडियो स्टार्ट करने के पहले बोले थे कि कुछ ऐसा प्रश्न जो है पहले वाले प्रश्न जैसा रिवीजन करने को मिल जाएगा, और ऐसा प्रश्न मिला हुआ है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। चलिए बन गया ना, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था, अंतिम से 8वां पद निकालना है। तो अंतिम से आप लिखना चालू कर दो, ठीक है। अंतिम से बोल रहा था, आप अंतिम से लिखना चालू करिए, ठीक है। अंतिम से एपी क्या तैयार होगा बाबू, अंतिम से एपी। तो पहले अंतिम में क्या है, 184 है। अब देखिए डिफरेंस कितना का है, 3 का डिफरेंस है ना। तो बताइए इधर आएगा तो घट रहा है ना, देखिए 13 था, 10 था, 7 था, घट रहा है। इसका मतलब 184 से इधर आएगा, 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा, क्योंकि 3 का ही डिफरेंस है। फिर 3 घटेगा तो 178 हो जाएगा, फिर 3 घटेगा तो 174 हो जाएगा, नहीं 74 होगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, कितना था, 13 था, 10 था, 7 था, पीछे से ही चल रहे थे ना, 13 10 7। यही क्वेश्चन आपसे बोला, एपी यहाँ पे हम लोग सजा दिए। अब कुछ नहीं करना, बस यही मेन था। अब ए का मान आपका 184 हो जाएगा, डी का मान आपका 181 माइनस 184 यानी कि -3 हो जाएगा। और 8वां पद बोल रहा था, मतलब A8 बराबर वाट, यही आपसे पूछा था। तो A8 का मान निकाल लीजिए। तो A8 बराबर होता है A + 7D। ऐसा कहाँ से आया, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो A का मान आपका 184 + 7 गुना D का मान -3। तो 184 - 21, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 1, यानी कि A8 का मान आपका 163, यानी अंतिम से आपका 8वां पद 163 आ जाएगा। क्या हार्ड लगा? तो दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहीं तक आपका इस क्लास का, आज के क्लास में टोटल 60 प्रश्न यानी 15 क्वेश्चन, चौथा पार्ट गया तो 15 चौका 60 प्रश्न हो गया है। हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से जरूर लेकर के आएंगे। तो चलिए आप लोग इस मैथ को रिवीजन करते रहिएगा, अगले बार आएंगे तो फिर कुछ देखिए, बीच में हम नए प्रश्न तो रखेंगे ही, लेकिन कुछ पहले का भी प्रश्न हम करवाते चलेंगे ताकि आप लोग को रिवीजन होते रहे। इसमें 3-4 ऐसा प्रश्न जो मिला है जो रिवीजन सिर्फ करना था, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।